एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 10वां पार्ट जो कि है साय के बारे में। आज की क्लास में हम इस पार्ट का पहले सार समझेंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। साय नामक कहानी कथा शिल्पी हिमांशु जोशी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। ये कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। आधुनिक युग में धन लोलुपता के कारण तथा स्वार्थपरता के कारण आज मनुष्य अपने आदर्शों से हटता जा रहा है, किंतु आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वार्थपरता से कहीं ऊपर हैं। उन्हें आज भी आदर्श प्यारे हैं। मित्र को दिए वचन को निभाने के लिए सारा जीवन बिताने को तैयार हैं। एक बीमार शरीर अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर उम्मीद भरी आंखों से प्रतिदिन डाकिये की प्रतीक्षा किया करती थी। वह अफ्रीका में गए अपने पति के पत्र में रोज पलके बिछाए बैठी रहती थी, लेकिन डाकिया था कि आता ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद एक पत्र आया जिस पर रंग बिरंगी टिकटें लगी थी। पत्र नैरोबी के एक अस्पताल से आया था। पत्र बड़ा ही अजीब था, जो करुणा और दर्द से भरा हुआ था। पत्नी ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र उसके पति का था। पति ने पत्र में लिखा था कि रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। उसकी हालत काफी गंभीर थी। इलाज में देरी के कारण रोग काबू से बाहर हो गया था। काफी मेहनत तथा सिफारिश लगवाने पर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया हूँ। तुम्हारी और बच्चों की सोच दिन रात सताती रहती है। पत्नी पत्र पढ़ते पढ़ते रोती जा रही थी। नन्हे अबोध बालक माँ को आंसू भरे नेत्रों से देखते जा रहे थे। पत्नी ने पति की सूचना के लिए कई पत्र तथा तार डाले। कुछ दिनों के बाद उन्हें केन्या के मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। पत्र उसके पति का था। अब उसकी हालत में काफी सुधार था। पत्र के साथ उसने कुछ रुपए भी भेजे थे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा था। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे थे। पत्रों का आदान प्रदान नियमित रूप से हो रहा था। पति की ओर से अब बड़े ही अच्छे पत्र आने लगे थे। सभी परिवार वाले खुश थे। घर वाले चाहते थे कि विदेश गया उनका पिता पति कुछ समय के लिए स्वदेश आ जाए। बच्चे पिता को देखना चाहते थे। पत्नी पति के दर्शन करना चाहती थी। पत्नी पत्र में पति को लिखकर बताती थी कि उनके द्वारा दी गई सभी नसीहतों को बच्चे अच्छे से मानते हैं, समय पर पढ़ते हैं। पुत्र के बारे में बताते हुए वे कहती है कि अज्जू बड़ा होकर आपकी तरह ही अफ्रीका जाएगा। अब अज्जू पूरे 12 साल का हो गया है। तनु 18 साल पूरे कर चुकी है। पति की ओर से पत्र आया। उसमें लिखा था कि वह अभी नहीं आ पाएगा, अगले वर्ष तनु की शादी पर जरूर आ जाएगा। उसने ये भी लिखा कि स्वदेश में ही तनु के लिए वर की तलाश करना। वर ढूंढने में अधिक कठिनाई नहीं हुई, शायद इसीलिए कि वर पक्ष के लोगों को लग रहा था कि पिता अफ्रीका में है। रुपए पैसे की कोई परेशानी ना होगी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी भी हो गई, किंतु तनु के पिताजी नहीं आए। उन्होंने कपड़े जेवर रुपए भेज दिए थे। विवाह के बाद तनु के विवाह के चित्र अफ्रीका में भेज दिए गए। अज्जू ने भी इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो अपने पापा को अफ्रीका भेजे। पिता ने भी पत्र के उत्तर में एक कैमरा, एक गरम सूट का कपड़ा तथा घड़ी भेज दी। पिता के स्वदेश न आने पर बच्चों ने इच्छा जताई कि वे ही अफ्रीका आ जाए। तब उत्तर ये मिला कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसलिए यहाँ आना बेकार है।
एक दिन ऐसा भी आया जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह नौकरी की तलाश में उसके बाद लग गया। पिता के स्वदेश न आने पर उसने स्वयं अफ्रीका जाने का प्रबंध कर लिया। शीघ्र ही वह पत्र में लिखे पते पर अफ्रीका में जा पहुंचा। शाम को एक वृद्ध ने घर का ताला खोला। वृद्ध ने अज्जू से उसका परिचय पूछा और अज्जू को अपनी बाहों में भर लिया। भोजन करने के बाद उन्होंने दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर अज्जू ने कहा कि वह उसकी अपनी फोटो है। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, बेटा ये तुम इतने बड़े हो गए। अज्जू के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। मैं और तुम्हारे पिता एक साथ रहते थे। हम दोस्त की तरह नहीं अपितु सके भाइयों की तरह थे। उन्होंने ही मुझे हिंदुस्तान से यहाँ अफ्रीका बुलाया था। कुछ देर मौन रहने के बाद वृद्ध ने अज्जू से कहा कि कभी-कभी हमें तिनकों का सहारा छोड़कर उनके साए में जीना पड़ता है। वृद्ध ने खांसते हुए अज्जू से बताया कि बेटा तुम ही सोचो कि आज तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 वर्ष पहले हो जाती तो तुम्हारा क्या होता। तुम अनाथ हो गए होते, तुम्हारी माँ मर चुकी होती। आज जो तुम हो वे न बन पाते। अज्जू को समझाते हुए वृद्ध ने कहा कि हम जीवन में कभी-कभी सहारे की एक अदृश्य डोर से अपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं। इतना कहते ही उनका गला भर आया। उन्होंने अज्जू को बताया कि उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। वह ही साझे के कारोबार से अज्जू के पिता के हिस्से के पैसे उन्हें लगातार भेजता रहा था। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम इस कारोबार को संभाल लो। मैंने तुम्हारे पिता को दिया अपना वचन पूरा कर दिया। इतना कहते हुए वृद्ध की आंखें आंसुओं से भर आई। तो ये था पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर या एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, परिवार वाले हर रोज किसकी राह देखते थे? उत्तर, परिवार वाले हर रोज घर के मुखिया की राह देखते थे। दूसरा, घर का मुखिया कारोबार करने कहाँ गया हुआ था? उत्तर, घर का मुखिया कारोबार करने के लिए अफ्रीका गया हुआ था। तीसरा, अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? उत्तर, अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। चौथा, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति कौन था? उत्तर, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति उसके मृत पिता का दोस्त था। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? उत्तर, नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत बीमार था। उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी। काफी कुछ कहने कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह मिल पाई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और पत्नी बहुत याद आ रहे थे। दूसरा प्रश्न, घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तनु के बारे में क्या-क्या लिखा था? उत्तर, घर से अफ्रीका जाने वाले पत्र में अज्जू और तनु के बारे में लिखा था कि बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते हैं, उन्हें देखने के लिए तरसते रहते हैं, उनके द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू तो बड़ा होकर पापा की तरह अफ्रीका जाना चाहता है। वह इंजीनियर बनना चाहता है।
वह 12 वर्ष का हो गया है। वह छठी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है। तनु 18 वर्ष की हो गई है। उसका विवाह करना है, आदि बातें लिखी होती थी। आगे, तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का क्या कारण था? उत्तर, तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का कारण तनु के पिता का अफ्रीका में काम करना था। लड़के वालों को लगा कि पिता विदेश में रहते हैं, खूब धन कमा रहा होगा वह। लड़की की शादी में धन की कमी न रहेगी। शादी खूब धूमधाम से होगी। दहेज की भी उन्हें कोई चिंता न थी। इसलिए जल्दी ही एक खाते पीते घर का लड़का मिल गया। आगे, अज्जू के लिए अफ्रीका से क्या क्या आया था? उत्तर, अज्जू जब हाई स्कूल की परीक्षा में जिले भर में प्रथम आया तो उसने इसकी सूचना अपने पिता को अफ्रीका भेजी। उसने बहुत से सर्टिफिकेटों तथा खेल कूद में भी मिलने वाली वस्तुओं के फोटो अपने पिताजी को भेजे। पिता ने भी वहां से अज्जू के लिए एक कीमती कैमरा भेजा, गरम सूट का कपड़ा भेजा, सुंदर सी एक घड़ी भेजी तथा इसके साथ ही मर्मस्पर्शी एक लंबा पत्र भी भेजा। पांचवा, पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू ने अफ्रीका जाने का निर्णय किन किन कारणों से किया? उत्तर, पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। उसके मन में पिता से मिलने की लालसा बढ़ती जा रही थी। बचपन से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। वह उनसे मिलना चाहता था, प्यार से बातें करना चाहता था, पिता के प्यार को पाना चाहता था। इसके लिए उसने अचानक पिता के पास जाने का निर्णय किया ताकि वह अपने पिता के सामने अचानक पहुंचकर उन्हें चौंका सके। 6वां प्रश्न, अज्जू को अंत में पिता के जिगरी दोस्त ने भरे गले से क्या बताया? उत्तर, अज्जू को उसके पिता के जिगरी दोस्त ने बताया कि अज्जू के पिता तो उसके बचपन में ही मर गए थे। अज्जू के पिता ने और उसने साझे में इकट्ठे कारोबार शुरू किया था। उनके हिस्से का रुपया वे लगातार भेजे जा रहे थे। उन्हें वर्षों से अज्जू के आने का इंतजार था ताकि वे अपने पिता का कारोबार संभाल सके। उसने अपने दोस्त को जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। उसके परिवार को बिखरने नहीं दिया। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, वृद्ध व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कहानी में वृद्ध व्यक्ति का चरित्र एक सज्जन और अच्छे मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वृद्ध व्यक्ति मित्रता का सच्चा और जीता जागता उदाहरण है। उसने अपने मरते मित्र को उसके परिवार का पालन पोषण करने का जो वचन दिया था वह उसे आजीवन निभाता है। वह नियमित रूप से मृत मित्र के घर वालों को रुपए भेजता था। तनु के विवाह के लिए रुपए, जेवर तथा कपड़े भेजे, समय समय पर उपहार भेजे, सांत्वना और दिलासा देने के पत्र निरंतर परिवार को लिखता रहा। परिवार और बच्चों को दुख ना हो इसके लिए उसने परिवार वालों से दोस्त मृत्यु का दुखद समाचार नहीं बांटा। दोस्त के बच्चों को अपने ही बच्चों के समान प्यार और स्नेह दिया। अज्जू को पिता के बारे में पता ना चले इसलिए उसने अज्जू को अफ्रीका आने से मना कर रखा था। सही अर्थों में वृद्ध व्यक्ति एक सच्चा मित्र, अच्छा इंसान और विवेकशील व्यक्ति था। दूसरा, वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू और उसके परिवार की देखभाल में क्या भूमिका निभाई और क्यों? उत्तर, वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू और उसके परिवार की देखभाल में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह लगातार परिवार के संपर्क में रहा। उसने परिवार की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखा, समय समय पर परिवार की धन आदि से सहायता की।
पत्रों के माध्यम से जीवन जीने की प्रेरणा दी। तनु का विवाह स्वदेश में ही करने की सलाह दी। विवाह में स्वयं न जाकर रुपए, जेवर तथा कपड़े भेजे। बच्चों की सच्चाई न बताकर उन्हें एक सफल तथा जिम्मेदार व्यक्ति बनाया। बच्चों को वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा इसलिए क्यों किया था क्योंकि उसने अपने मृत मित्र को वचन दिया था कि वह उसके परिवार का ध्यान रखेगा, परिवार को टूटने या बिखरने नहीं देगा, बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आगे, साय कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखने में सतर्कता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक हिमांशु जोशी ने भी अपनी कहानी साय का नामकरण करते समय पूरी सावधानी रखी है। उसने कहानी के नामकरण में मौलिकता, संक्षिप्तता तथा जिज्ञासा वर्धक तत्वों को समाहित किया है। आकर्षक और उपयुक्त साय नाम वाली रचना पाठक एवं आलोचक को स्वयं ही आकर्षित कर लेती है। साय कहानी में नामकरण घटना या चरित्र पर आधारित न होकर प्रतीकात्मकता का सहारा लिए हुए है। कहानी का शीर्षक प्रतीक रूप में अपनी सार्थकता पूर्ण किए हुए वृद्ध व्यक्ति का अपना मित्र धर्म पालन करना एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बच्चों का अपने पिता के आने तथा उनके होने का जो आसरा सदैव बना रहता है, वह साय शीर्षक की सार्थकता को पुनर्तः सार्थक सिद्ध करता है। अतः कहानी का शीर्षक साय मित्रता, ईमानदारी तथा भाईचारे की भावना को हृदय तक पहुंचाने में पूर्ण समर्थ है। आगे, निम्नांकित कथनों के भावार्थ स्पष्ट करो। तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साय मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। लेखक ने उक्त पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को ये समझाना चाहा है कि किसी सहारे या आश्रय के साथ तो प्रत्येक मानव जीवन जी ही लेता है, लेकिन कभी कभी जब वह सहारा या आसरा समाप्त हो जाता है, तब हम उसी की छाया या साय को ही सहारा समझकर जीवन की भंवर पार कर लेते हैं। हमें अपना जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होती, जीवन सरल लगने लगता है, जीवन में आने वाली बाधाएं सरलता से पार होने लगती हैं, जीवन बोझ की बजाय प्यार और सुगम लगने लगता है। वैसे ही दूसरा, हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, आश्रय की एक अदृश्य दौड़ के सहारे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि जब व्यक्ति के पास कोई उम्मीद या उस उम्मीद से जुड़ी हुई हल्की सी भी रोशनी होती है, तो वह सारी रुकावटों को पार करता हुआ जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। उसे रोकने वाला तब कोई नहीं होता। वह कमजोर, हताश, निराश, परेशान होते हुए भी एक ना दिखने वाली उम्मीद एवं सहारे के आश्रय विषम से विषम स्थितियों को पार करता चला जाता है। जीवन की समस्त कठिनाइयां सरलता से उसके अनुकूल होती जाती हैं, कठिनाई सुगमता में बदल जाती है। आगे भाषा बोध है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पति पत्नी, युवक युवती, बेटा बेटी, बच्चा बच्चे, वर वधु, मजबूत मजदूरिन। आगे, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द, उपसर्ग, फिर मूल शब्द। अबोध अ और बोध, असहाय असहाय, अदृश्य अदृश्य, असुरक्षित असुरक्षा, अप्रवासी अप्रवासी, निलंब विलंब, विलीन विलीन, विमान विमान। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। मेहमानदारी में मेहमानदारी, भारतीय में भारतीय, स्वाभाविक में स्वाभाविक, नियमित नियमित, आसानी में आसान और ई, आवश्यकता में आवश्यकता और ता, आवश्यक और था। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है तद्भव और तत्सम।
ब्याह विवाह, बूढ़ा वृद्ध, भाई भ्राता, हाथ हस्त, रात रात्रि, घर ग्रह, पांव पाद, आज अद्य, दो द्वि, मुख मुंह। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। पहला, वृद्ध व्यक्ति ने अपने मरते हुए जिगरी दोस्त को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। यदि आप उस वृद्ध की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, यदि मैं उस वृद्ध व्यक्ति की जगह होता तो मैं भी उसी के समान अपने दिए हुए वचन का पालन करता। परिवार को किसी भी स्थिति में बिखरने न देता। कभी कभार मित्र की ओर से बच्चों को मिलने अवश्य जाता। उनकी पारिवारिक दशा को अपनी आंखों से देखकर उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करता। मित्र की पुत्री में समस्त सामान के साथ उसे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होता। दूसरा प्रश्न, परिवार को पिता की मृत्यु की सूचना न देकर पिता के जिगरी दोस्त ने अच्छा किया या बुरा? अपने विचार लिखें। उत्तर, परिवार को पिता की मृत्यु की सूचना न देकर पिता के जिगरी दोस्त ने अच्छा किया, क्योंकि यदि परिवार को घर के मुखिया की मृत्यु की सूचना मिलती तो पत्नी अवश्य उनकी मृत्यु आघात सहन न कर पाती। वह मर जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, उनका पालन पोषण ठीक से ना हो पाता, अज्जू उच्च शिक्षा ना ग्रहण कर पाता, तनु का विवाह एक अच्छे परिवार में ना होता। जीवन के सभी परिदृश्यों का ध्यान करते हुए पिता के जिगरी दोस्त ने पिता की मृत्यु का समाचार न देकर जो कार्य किया वह परिस्थितियों के अनुसार अति उत्तम था। तीसरा प्रश्न, यदि पिता का मित्र पत्र और पैसे न भेजते तो परिवार की क्या हालत होती? उत्तर, यदि पिता का मित्र पत्र और पैसे न भेजता तो परिवार टूट जाता, पारिवारिक स्थिति एकदम डगमगा जाती, घर में खाने के लाले पड़ जाते, बीमार माँ का इलाज ना हो पाता, बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाते, समाज में नाम और प्रतिष्ठा न मिल पाती, कोई भी अच्छा घर तनु के लिए रिश्ता लेकर न आता, परिवार का पिता के आने की उम्मीद तथा उनके साये का सहारा चकनाचूर हो जाता। चौथा प्रश्न, क्या पत्र की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने ले सकते हैं? उत्तर, बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्रों को तेजी से रोका है, लेकिन देश का अभी भी बहुत बड़ा भाग पत्रों पर ही निर्भर और आश्रित है। आज व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। भविष्य में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? उत्तर, मैं भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। अध्यापक बनने के कई कारण हैं। अध्यापक सबसे पहलू अनुशासन स्थापित करता है। अनुशासन ही राष्ट्र की नींव होती है। अध्यापक बनकर मैं अनुशासन स्थापित करने की योजना बनाऊंगा। आज के बच्चे कल का नया भारत बनते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा देकर समाज को दृढ़ता प्रदान करूंगा। अपने आचरण को बेहतर बनाकर बच्चों को के समझ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अतः वे मेरे आचरण और कार्यों को देखकर मुझसे प्रभावित होंगे, इसलिए मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। आगे भी कुछ बातें बताई गई है। पहला, सच्ची मित्रता पर कुछ सूक्तियां चार्ट पर लिखकर आप कक्षा में लगाएं। दूसरी बात, जैसी कथनी वैसी करनी विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तीसरा, परोपकार और ईमानदारी विषय पर कहानियां पढ़िए। चौथा, पत्र लेखन विधा के अनेक संग्रह और संकलन हैं, जैसे पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू,
गांधी जी के पत्र, मोहनदास करमचंद गांधी, के पत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि, इन्हें पढ़िए। आगे ज्ञान विस्तार। केनिया। केनिया केनिया गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। आप मैप में देखना। देश की राजधानी नैरोबी है। राजभाषाएं स्वाहिली और अंग्रेजी है। दूसरा, भंवर। नदी के बहाव में वह स्थान जहां पानी चक्कर की तरह घूमता है। तीसरा, पासपोर्ट। पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती है। चौथा, वीजा। वीजा लैटिन शब्द कार्टा वीजा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह कागज जो देखा गया हो। वीजा इंगित करता है कि जो व्यक्ति है वीजा करने वाली देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है। वीजा वह दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति को किसी अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। वीजा एक अलग दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये आवेदक के पासपोर्ट पर ही एक मोहर के रूप में पृष्ठांकित किया जाता है। वीजा जारी करने वाले देश आमतौर पर इसके साथ कई शर्तें जोड़ देते हैं, जैसे वीजा की वैधता, वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति उस देश में रह सकता है, दिए गए वीजा पर व्यक्ति कितनी बार यात्रा कर सकता है, आदि। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा और कोई ना कोई अच्छी सीख जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।